नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम बात करेंगे आज के बाजार की, साथ ही अब सोमवार के लिए क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, इनसे करेंगे बातचीत। साथ ही आज हमारे साथ है HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम से समझेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल। सबसे पहले आज का बाजार और पूरे हफ्ते बाजार में कैसा है प्रदर्शन। इस हफ्ते रोलर कोस्टर पर लग रहा था, जैसे बाजार सवार था। हफ्ते के 5 में से 4 दिन सेंसेक्स और निफ्टी भारी उठापटक के बीच गिरावट का शिकार हुए, तो वहीं दूसरी ओर निफ्टी बैंक ने नया इतिहास रचा और पूरे हफ्ते में 2.5% की दमदार तेजी दिखाते हुए पहली बार 40,300 के ऊपर बंद हुआ। FIIs और DIIs की तरफ से क्या आज डेटा सामने दिख रहा है, समझते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैश मार्केट में एक बार फिर से बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं, करीब 2,697 करोड़ रुपए के। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,29,000 रुपए की खरीदारी की है। आइए अब आपको बताते हैं एडिटर स्टेक में कि किस तरीके से लगातार 4 दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है और बाजार को चिंता किस बात की है। हफ्ते के आखिरी दिन भी भारतीय बाजारों की कोई राहत नहीं मिली। लगातार चौथे दिन कमजोरी के साथ बंद हुए, स्पेशली निफ्टी पर, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर गिरावट रही। शुरुआत फिर से आज मजबूती के साथ हुई, लेकिन फर्स्ट हाफ अच्छी मजबूती देखने के बाद सेकंड हाफ में बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया। ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे थे। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से बाजार ओवरसोल्ड थे और ऐसे में मजबूती आना स्वाभाविक था। आई भी काफी हद तक बाजार टिके भी। आज की मजबूती को फिर से लीड किया बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी न सिर्फ आगे आगे चला, बल्कि आज इतने कमजोर बाजार में भी नया रिकॉर्ड बनाया। पहली बार इतिहास में बैंक निफ्टी 40,500 के पार निकला और आज जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की, वो भी रिकॉर्ड हाई पर है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल अलग अलग चाल दिखा रहे हैं। जहाँ निफ्टी में बेहद कमजोरी है, बैंक निफ्टी बेहद मजबूत। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा बिकवाली का सिलसिला आज भी बरकरार रहा और खासतौर से उन शेयरों में बिकवाली होती दिखी जहां रिजल्ट थोड़े भी कमजोर है, उम्मीद से कम है, या फिर जहां मार्जिन पर प्रेशर है। ये ट्रेंड साफ बाजार में दिख रहा है। तो ओवरसोल्ड बाजार में जो रिकवरी आई वो टिकी नहीं। आखिरी 1 घंटे में बिकवाली थोड़ी बढ़ी, फिर रिकवरी आई। फाइनली क्लोज होते होते हम 18,100 के आसपास थोड़ा ऊपर बंद होने में कामयाब जरूर है। सपोर्ट रेंज के एकदम करीब है 17,950, 18,050। ये 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर देखी जा रही है। तो जब तक इसके नीचे बंद नहीं होते तब तक आप अभी भी ये कह सकते हैं कि रनिंग करेक्शन के तौर पर है। इसके नीचे जाने के बाद बाजार में गिरावट बढ़ने का खतरा और हो सकता है। अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर का जहाँ तक सवाल है, यहाँ थोड़ा सा सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कब किस स्टॉक का नंबर लग जाए और वो 5, 10 या 15% गिर जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता दिख रहा है। तो वहाँ पर थोड़ी ट्रेडर्स को सावधानी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज बैंकिंग शेयरों में, रियल एस्टेट शेयरों में, NBFC शेयरों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ पर लगातार मजबूती का माहौल अब भी बना हुआ है। चलिए आज के एक्सपर्ट VK शर्मा जी का अब रुख कर लेते हैं। शर्मा सर, जैसा बाजार का प्रदर्शन देखने को मिला, उठा पटक लगातार जारी। निफ्टी बैंक हालांकि रिकॉर्ड स्तरों पर हमें जाते हुए जरूर नजर आए। बाजार पर आपकी राय, सोमवार के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी और हफ्ते भर का नजरिया कहां? जी, सभी नजरिए बताऊंगा, लेकिन कुल मिला के ये एक बात समझनी चाहिए कि इस वक्त जो मुख्य कारण है वो है बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन तो घट के आए हैं, लेकिन जो कंपनियां हैं वो लगातार कह रही हैं कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि उनकी जब कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी तो किस हद तक वो आगे उनको कस्टमर को भरपाई कर पाएंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो ये माहौल ऐसा है कि इसके अंदर आप ये मान के चलें कि स्टॉक आपको नीचे और मिल सकते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं जो कुछ भी अभी कहूँगा आगे आने वाले सेशंस के अंदर, उनको आप उसी परिप्रेक्ष्य में देखना कि आपको ये बाजार और भी थोड़ा सस्ता, स्टॉक्स और भी थोड़े सस्ते मिल सकते हैं। तो चलते हैं, पहले एक बात पे बात करते हैं कि आपको एक स्टॉक अगर सोमवार को लेना हो तो कौन सा लेना चाहिए। तो उसके अंदर मैं चुन के लाया हूँ एक्सिस बैंक को, लेकिन ध्यान रखिए ICICI बैंक के नतीजे आएंगे शनिवार को
और मार्केट खुलने पे सोमवार को उस बात पे पूरे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, खासकर प्राइवेट सेक्टर्स पे इसका असर पड़ेगा। तो इस माहौल के हिसाब से अगर ये नतीजे अच्छे आते हैं तो आप बाकायदा एक्सिस बैंक लीजिए 817 रुपए पे, स्टॉप लॉस है 800 का, टारगेट आपका रहेगा 845। ध्यान रखिए कि आप 845 के लिए वेट नहीं करें कि वो आएगा ही तभी मैं बेचूंगा। अगर आपको 10 रुपये मिलते हैं तो आप तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और बाहर होइए। इस तरह का मार्केट ये है। और अगर नतीजे खराब आते हैं तो आपको एक्सिस बैंक में खरीदारी नहीं करनी है। नतीजे आएंगे आईसीआईसीआई बैंक के। अच्छा, एक सप्ताह के लिए अगर आपको देखना हो तो अब ये पोजीशन में भले ही एक सप्ताह के लिए कहूँ, लेकिन जब तक आप लंबी अवधि के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं हो तब तक स्टॉक्स को न लें। तो पोजिशनल ट्रेड तो कहने को है कि बीएससी स्टॉक भी ऐसा है जो बहुत ही मजबूत है, अच्छा है, लेकिन इस मार्केट के अंदर जो अच्छे स्टॉक भी गिर सकते हैं, वो बात को ध्यान रखिए। तो आपको 1280 रुपए पे मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप बीएससी जो कम लिमिटेड है उसको आप ले सकते हैं। और ये ट्रेड सिर्फ एनएससी भी होता है और इसका करंट प्राइस जो था वो 1320 था। तो 1280 पे क्योंकि एक ट्रेंड लाइन है, वहाँ तक अगर आएगा, नीचे आएगा तो आप लें। तो आप 1280 पे लें, स्टॉप लॉस रखें लेकिन जरूर 1208 का, और टारगेट आपका रहेगा 1410। सेम चीज़ यही, अगर आप प्रॉफिट में आते हैं तो तुरंत दान महादान वो आप तुरंत कर लीजिएगा। इन बातों का ध्यान रखिए, फिर आगे हम ऑप्शंस की बात करेंगे। बिल्कुल सर, तो एक दिन का नजरिया सोमवार के लिए एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह और हफ्ते भर का नजरिया बीएससी में रखने का सुझाव वीके शर्मा जी का। आगे बढ़ते हैं और आने वाले नतीजों पर करते हैं चर्चा। सोमवार को आएंगे टेक महिंद्रा के नतीजों का अनुमान क्या कहता है, समझते हैं कुशल गुप्ता से। कुशल, जरा बताएं क्या कह रहे हैं टेक महिंद्रा के नतीजों का अनुमान? जी, तो सोमवार को टेक महिंद्रा बाजार का दिग्गज आईटी कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं और यहाँ पर स्टेबल सेट ऑफ नतीजों की हम उम्मीद कर चल रहे हैं। खासकर डॉलर आय अगर आप देखें तो करीब 3.5% बढ़कर 143 करोड़ पर हमारा आने का अनुमान है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स हैं वो भी 15.2% पर स्टेबल रह सकती है। तो यहाँ पर भी आपको तिमाही आधार पर मार्जिन्स बेहतर साइड पर देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट कंपनी का जो मुनाफा है वहाँ पर लगभग आधे % की गिरावट, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट जो है नंबर्स आपको कंपनी के प्रॉफिट 1345 करोड़ पर आते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली किस तरह से कंपनी की जो टेलीकॉम वर्टिकल है और जो 5G को लेकर कमेंट्री है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और खासकर जो इनके और सेट ऑफ वर्टिकल्स हैं वहां पर कंपनी का आगे के लिए क्या आउटलुक है, हमारी नजर उस पर भी जो है फोकस बनाकर आपको रखना होगा। शर्मा जी, टेक महिंद्रा पर कोई खास राय आपकी, नतीजे आने वाले? जी, मैं तो ये कहूँगा कि नतीजों के बाद ही देखा जाए स्टॉक को, लेकिन ये बात पक्की है कि इस दौरान में आईटी सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और वो इसलिए कि कैसा भी मार्केट हो उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अच्छा कर सकते हैं, और जो एलोकेशन है वो फार्मा और आईटी के अंदर थोड़ा सा बढ़ सकता है अगर मार्केट थोड़े से गिरते हैं तो ऐसे माहौल के अंदर ये मेरे ख्याल से है, तो आप बिल्कुल होल्ड करें। नई लेने की सलाह मैं फिलहाल तो नहीं दूंगा, नतीजे देखने के बाद ही बोला जाएगा। तो जिनके पास नहीं है नतीजों का इंतजार करें और उसके बाद अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाएं। शर्मा जी की राय। आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग के दौरान तकनीकी गड़बड़ी होने और ट्रेड ठप होने की स्थिति में सेबी ट्रेडिंग का समय बढ़ा सकता है। एक्सक्लूसिव जानकारी है हमारे सहयोगी तरुण शर्मा के पास। तरुण, जरा समझाइए क्या सेबी इस तैयारी में है कि तकनीकी गड़बड़ी होने पर ट्रेडिंग का समय बढ़ सकता है? सेबी एक्सचेंजेस पे होने वाले टेक्निकल ग्लिच में ट्रेडिंग किस प्रकार हो, इस पर नियम तैयार करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए सेबी ने एक्सचेंजेस से उनकी राय मांगी है कि यदि किसी एक्सचेंज पे टेक्निकल ग्लिच होता है तो क्या उसको नियमित समय के आगे ट्रेडिंग को अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं। और एक्सचेंजेस ने अपने रिप्लाई में ये कहा है कि यदि टेक्निकल ग्लिच इक्विटी या कमोडिटी सेगमेंट में होता है तो ज़रूर उसको ट्रेडिंग को जो टाइमिंग है उसको नियमित समय से आगे बढ़ाना चाहिए। यदि करेंसी मार्केट में होता है तो को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि इस समय करेंसी मार्केट देश में इतना बड़ा बाजार नहीं है।
क्योंकि टेक्निकल ग्लिच एक बड़ी समस्या है, केवल अपने देश में नहीं विश्व भर के देश में के जो मार्केट है वो टेक्निकल ग्लिच से जूझ रहे हैं। इसलिए सेबी एक नियम तैयार करना चाहता है कि यदि इतने मिनट का या इतने घंटे का टेक्निकल ग्लिच होता है तो हम कितनी देर और नियमित समय से आगे ट्रेडिंग करवा सकते हैं। क्योंकि हाल में हमने देखा था कि 24 फरवरी को जब एनएससी पे ग्लिच हुआ था तो ट्रेडिंग जो है वो नियमित समय 3:30 के बाद भी हुई, लेकिन उसमें एक क्लैरिटी नहीं थी। हाल में कोई नियम नहीं है कि 3:30 के बाद भी इसको ट्रेडिंग को किया जा सकता है या नहीं। तो इस पे सेबी अब चाह रहा है कि एक नियम बने और नियम के तौर तरीके से सब लोग वाकिफ हों, जिससे कोई पैनिक क्रिएट ना हो बाजार के अंदर, जो हमने 24 फरवरी को हमें देखने को मिला था। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और ये खबर है अंडे और अंडे से बने प्रोडक्ट से जुड़ी हुई। दरअसल सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मायने क्या है, ये नियम क्या है अंडों के प्रोडक्ट से जुड़े हुए, समझा रहे हैं हमारे सहयोगी दानिश आनंद। आज सरकार ने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी करी है जिसके मुताबिक जो कंपनियां अंडे बनाने, इनके बाय प्रोडक्ट्स बनाने में या एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं उनको नए नियमों का पालन करना पड़ेगा। और जो नए नियम नोटिफाई करे गए हैं सरकार के द्वारा, इनके मुताबिक कंपनियों को एक सर्टेन हाइजीन लेवल को मैच करना पड़ेगा और साथ ही साथ एसकेएमएक्स और वेंकीज जैसी कंपनियों को प्रोसीजर और क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट को हासिल करना पड़ेगा ताकि वो पूरी तरह से फुल फ्लेजेडली अपने बिजनेस को कर पाएं। और इसकी जांच एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी करेगी। तो जहां देखा जाए कंपनियों का कंप्लायंस बर्डन बढ़ेगा, साथ ही साथ उनकी लागत भी बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए की अच्छी खबर है, क्योंकि अब जो हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा उसका एक सर्टेन हाइजीन स्टैंडर्ड मैच करना पड़ेगा। और ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो ये कंज्यूमर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए की फुल विन विन सिचुएशन है। वहीं दूसरी तरफ कंपनियों का कंप्लायंस बर्डन बढ़ गया है और उनकी कहीं ना कहीं लागत भी बढ़ गई है। लेकिन ये खबर का इम्पैक्ट काफी ज्यादा है, जहां ये कंपनी से थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है, वहीं दूसरी तरफ कंज्यूमर्स के लिए इसका एक काफी पॉजिटिव इंपैक्ट है। चलिए अब समझते हैं अगले हफ्ते बाजार की नजर किन ट्रिगर्स पर रहेगी। मानसी दवे हमारे साथ है। मानसी, जरा समझाएं बाजार के लिए कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए आने वाला हफ्ता बेहद एक्शन पैक रहने वाला है। नतीजों का सीजन पूरे जोश में आ चुका है और इसी के चलते निफ्टी और एफएनओ में करीब 50 कंपनियों के नतीजे, जी हाँ 50 कंपनियों के नतीजे आने वाले हफ्ते में आप देखेंगे और कैश स्पेस की तो एक अलग ही लिस्ट होगी। तो कुल मिलाकर एक लंबी लिस्ट, कितने सारी कंपनियों के नंबर्स, रिजल्ट्स आते हुए हम देखेंगे। इन नतीजों की लिस्ट जो है आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगी। इसके अलावा हफ्ते भर के जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं वो आपके सामने में रख देती हूँ। 25 अक्टूबर यानी सोमवार के दिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पहले ट्रांच के लिए एप्लीकेशन 25 से 29 अक्टूबर के बीच एक्सेप्ट की जाएगी। आपको बता दें सरकार अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के 4 ट्रांच हैं जो वो लॉन्च करने जा रही हैं। इस पर नजर रहे सोमवार के लिए। 26 अक्टूबर वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल पेनाल्टी केस की अगली सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन मामले में कंपनियों पर जुर्माने की यहाँ पर खबर है और इसी मामले की सुनवाई जो है वो मंगलवार को होती हुई दिखेगी। इसके अलावा गोदावरी पावर एंड इस्पात 1:1 बोनस इशू की एक्स डेट होगी। WHO टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर एक बोर्ड बैठक है जो कि 26 अक्टूबर को होने वाली है। इस बैठक पर भी नजर रहेगी। 27 अक्टूबर के दिन यानी बुधवार के दिन टीटी के प्रेस्टीज एक बोर्ड बैठक करेगा। शेयर विभाजन पर इस बैठक में फैसला होता हुआ दिखेगा। वहीं एमपीएस लिमिटेड 27 अक्टूबर को बायबैक पर विचार करेगा। 28 अक्टूबर के दिन महीने का आखिरी गुरुवार है। अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी होगी और साथ ही अमारा राजा बैटरीज पर इस दिन फोकस रखें। कंपनी के प्लान्स बंद करने की APPCB यानी आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अपील पर अगली सुनवाई जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में इसी दिन 28 अक्टूबर को होने जा रही है। इसके अलावा IRCTC 1:5 रेशियो में शेयर विभाजन की एक्स डेट 28 अक्टूबर, मच अवेटेड इवेंट, इस पर भी नजर रहेगी। IRCTC में काफी एक्शन हम देख चुके हैं और इसी के चलते यहाँ पर जो एक्स डेट है इसके इम्पैक्ट क्या आते हुए दिखेंगे शेयर विभाजन की एक्स डेट की, इसे जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्कैफलर इंडिया नतीजों के साथ स्टॉक स्प्लिट पर फैसला लेगी कंपनी। वहीं नायका का IPO 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच खुलने जा रहा है। प्राइस बैंड जिसका 1085 से 1125 का तय किया गया है। ग्लोबल इवेंट भी है। US Q3 GDP के आंकड़े और बैंक ऑफ जापान ब्याज दरों पर फैसला, ये दोनों ग्लोबल इवेंट्स 28 अक्टूबर यानी कि गुरुवार के दिन के लिए इंपॉर्टेंट है। और अंत में 29 अक्टूबर शुक्रवार का दिन
8 स्टॉक्स वायदा बाजार में जुड़ेंगे। नई सीरीज की शुरुआत होते ही 8 स्टॉक्स वायदा बाजार का हिस्सा हो जाएंगे। अतुल लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट, चंबल फर्टिलाइजर, फर्स्ट सोल्यूशन, जीएसपीएल, लॉरस लैब, एसबीआई कार्ड, वर्लपूल इंडिया, ये स्टॉक्स हैं जो कि वायदा बाजार में जुड़ते हुए दिखेंगे। इसके अलावा फिनो पेमेंट बैंक का आईपीओ 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच खुलने जा रहा है। टेलीकॉम सेक्टर पर 29 अक्टूबर के दिन नजर रखिए, क्योंकि 29 अक्टूबर को टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मोरेटोरियम पर जवाब देने की आखिरी तारीख है, तो इसके चलते टेलीकॉम स्पेस पर भी नजर रहेगी। तो ये तमाम के तमाम ट्रिगर्स आने वाले हफ्ते के लिए बेहद जरूरी हैं। तो अगले हफ्ते के अहम इवेंट समझे, आइए अब देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा सर, आपका इस सेगमेंट में स्वागत है। बताइए अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है? जी नमस्ते स्वाति जी, सभी दर्शकों का। तो गुजरात गैस और कोल इंडिया, ये दोनों ही स्टॉक मुझे लगता है कि थोड़े कमजोर हैं, तो यहाँ पे पुट की खरीदारी का रिकमेंडेशन है। पुट जब आप खरीदते हैं तो आप बेसिकली शेयर को शॉर्ट करते हैं। तो अक्टूबर सीरीज में ही आपको गुजरात गैस की 600 स्ट्राइक प्राइस का पुट लेना है, 7 रुपये 90 पैसे पे क्लोजिंग है। 5 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 13। इसी तरह से कोल इंडिया में आप पुट ही खरीदेंगे, 175 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का, 2.5 रुपए पे ये पुट मिल रहा है आपको, और उसमें स्टॉप लॉस रखिए 1 रुपये 20 पैसे का, टारगेट इसमें रहेगा 4 रुपये 80 पैसे। तो जो लोग पुट नहीं खरीदना जानते हैं उनको ये काम नहीं करना चाहिए, जो अक्सर करते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। ओवर टू यू स्वाति जी। और अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं सोमवार के बाजार के लिए तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, 2 सबसे बड़े अहम ट्रिगर्स होंगे बाजार के लिए, इनफैक्ट 3। पहला तो अमेरिका में क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार 7 दिनों से S&P रिकॉर्ड बना रहा है, नेस्डेक भी मजबूत है, डाउ भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो अब कभी भी करेक्शन आ सकता है। अगर वो करेक्शन आज आ गया तो, और नहीं आया तो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती का फायदा हम सोमवार सुबह उठाएंगे। तो पहला ट्रिगर वहां से। दूसरा ट्रिगर है आपके लिए एफआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े कैसे आते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बाजार की कमर एफआईज की बिकवाली ने ही तोड़ी है। और तीसरा और बड़ा कारण होगा रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स का। एक निफ्टी का दिग्गज है, दूसरा बैंक निफ्टी का दिग्गज है, तो ये दोनों ही इंडेक्स इसके दम पर आगे बढ़ेंगे या गिरेंगे सोमवार को इन रिजल्ट्स के दम पर। तो ये 3 बड़े ट्रिगर होंगे। इनके अलावा एक वायदा कारोबार का जो ट्रिगर है वो तो बाजार के फेवर में ओवरसोल्ड है, पुट कॉल रेशियो 0.8 के आसपास आ चुका है, शॉर्ट कवरिंग होना स्वाभाविक है। अब वो गैप से ऊपर खुल के शॉर्ट कवरिंग हो जाती है या फिर शॉर्ट कवरिंग नीचे आने के बाद होती है, यही देखना होगा। अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है वायदा कारोबार की, तो वहां पर भी एक्शन रहेगा। दिक्कत सिर्फ एक जगह है और वो अभी भी शायद 1-2 दिन रह सकती है, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। तो जहां भी मिड कैप शेयरों में खराब रिजल्ट आ रहे हैं उन स्टॉक्स में आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है और अपनी ट्रेडिंग पोजीशन पर जल्दी से निकलने या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है। वहीं पर ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहाँ सावधानी रखें। अदरवाइज बैंक निफ्टी तो अपनी अलग ही धुन में, अलग ही मजबूती में, पूरी उम्मीद की जाए कि 40,000 का लेवल नहीं टूटा तो 41,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी भी करेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ओवरऑल संकेत बैंक निफ्टी के लिए ठीक है, मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड है। रिजल्ट्स और अमेरिकी बाजार तय करेंगे, एफआईज का मूड डिसाइड करेंगे कि अगले हफ्ते क्या कुछ होना है। बेहद इंटरेस्टिंग हफ्ता रहेगा, ये बात पक्की है। आइए अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान है। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। सोमवार के लिए कौन से ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे? लगता है कि ये जो मार्केट है यहाँ पर फोकस करना है तो उन स्टॉक्स भी करना चाहिए कि जहाँ पे कोई या तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट आ चुका है या तो फिर जो स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट के काफी नजदीक है। तो हमें लगता है कि एक टीसीएस पे ध्यान रखना चाहिए। टाटा कंसल्टेंसी पे काफी 4,000 के लेवल से गिरते गिरते भी 3500 के करीब आ चुका है। थोड़ा कंडीशनल बाय है, 3500 का जो इसका कॉल ऑप्शन है उससे बाय करना है और ये बाय करना है तकरीबन 30 रुपए के करीब। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 15 रुपए का और टारगेट रखेंगे 60 रुपए के। साथ ही साथ हमें लगता है कि एक्सिस बैंक के कॉल ऑप्शंस बाय करने हैं 800 रुपए के स्ट्राइक प्राइस के, जहाँ पे 30 रुपए के करीब इसे खरीदना है, 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और 50 रुपए के टारगेट हमें इसमें नजर आ रहे हैं। तो एक्सिस बैंक के 800 रुपए के कॉल ऑप्शन और टीसीएस के 3,000 के पास 3,500 के कॉल ऑप्शन एट 30 रुपीज।
जी बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी आपने बताई। और शर्मा जी, शो के अंत में आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कौन सी है? जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को मैं जरा शॉर्ट में समझाऊंगा, मुझे कहा गया कि समय कम है, तो कोई बात नहीं। तो कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत बिल्कुल एक PSU है और इसके अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट है डिफेंस की, आप ये समझिए कि 55% ये जो डिपेंडेंसी है वो हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर डिपेंडेंसी को ये रिड्यूस करेगा और मतलब खुद आत्मनिर्भर भारत और जो डिफेंस के अंदर जो हम सेट ऑफ में जो यहाँ पे बनाएंगे, और प्लस उसके अलावा जो एक्सपोर्ट भी अब हम करने जा रहे हैं, तो उन सभी का फायदा इस कंपनी को होगा। और कंपनी को कोई नई चीज़ नहीं करनी है। पाकिस्तान पश्चिम में, उत्तर में चीन और पूर्वोत्तर में भी चीन, तो वो जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पे बढ़ी रही है और 15% पिछले बजट के अंदर हाईएस्ट एक्सपेंडिचर डिफेंस पे था। तो ये डिफेंस किसी भी प्रकार से कम होने वाला नहीं है और इसके अंदर खर्चा लगातार बढ़ेगा। तो ये कंपनी इसके ऑर्डर जो हैं करीब अभी 56,000 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 साल के ऑर्डर इसके पास ऑलरेडी हाथ में हैं। और नेट प्रॉफिट के अंदर इसकी जो ग्रोथ है, हालांकि सेल्स के अंदर 13 से 17% की ग्रोथ होगी, लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर 20% की सालाना ग्रोथ आप देखेंगे। तो ये जो स्टॉक करीब 201 रुपये पे आज बंद हुआ है, हमारा टारगेट 256 रुपये का है, लेकिन ये नीचे भी जा सकता है, तो अब 189 रुपये तक लेने के लिए इसमें तैयारी रखें। धन्यवाद, जय हिंद। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह वीके शर्मा जी की। बहुत शुक्रिया सर, शो में शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।